वेलकम बेटा। हम लोग चैप्टर 3 की थर्ड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। इस थर्ड वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिकी वर्चस्व के हर तरीके को पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। क्योंकि बेटा इस चैप्टर के 3 हिस्से करके हम लोग पढ़ेंगे, तभी पढ़ा जाएगा। जैसे कि मैंने इससे पहले की वीडियोस में आप लोगों को चारों ऑपरेशंस दिए, ठीक है। अब सेकेंड जो हिस्सा शुरू होता है चैप्टर का, उसमें आपके वर्चस्व पढ़े जाएंगे तीनों तरह के। और जो इसका थर्ड हिस्सा रहेगा उसमें होगा कि ना जो अमेरिका है, जो खुद से इतना पावरफुल है, क्या उसकी इतनी पावरफुल ताकत पर किसी का कोई कंट्रोल हो सकता है या नहीं। ये सारा का सारा हम इस चैप्टर के तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। जब हम इस चैप्टर को 3 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं तभी हो पाता बेटा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से पढ़ने से ये समझ में भी जल्दी आ जाता है, ओके। जैसे कि हम लोग शुरू करते बेटा, सबसे पहले जब हमें वर्चस्व के बारे में बताना है तो सबसे पहले हम लोग वर्चस्व की डेफिनेशन ही करेंगे। वर्चस्व जिसको इंग्लिश में हेगेमनी शब्द के नाम से जानते हैं, ठीक है। हेगेमनी इंग्लिश में वर्चस्व को बोला जाता है। सबसे पहले इसकी आपकी डेफिनेशन कि इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी एक ही महाशक्ति का दबदबा होना वर्चस्व कहलाता है। जैसे अमेरिका का, ठीक है, जैसे अमेरिका का वर्चस्व है पूरे के पूरे विश्व पर, इसी का दबदबा बेटा, जिसका सोल्यूशन कहीं नहीं उसका सोल्यूशन अमेरिका के पास मिलता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की वर्चस्व की डेफिनेशन। इसके बाद वर्चस्व के 3 रूप पढ़ाए गए आपको इस चैप्टर में। एक सैन्य वर्चस्व, ढांचागत या आर्थिक वर्चस्व, दोनों ही वर्ड इस्तेमाल होते हैं इसमें। और तीसरा तुम्हारा सांस्कृतिक वर्चस्व, ठीक है। अब इनके भी मैंने कुछ एक पॉइंट्स लिख दे बेटा, ये मैं वीडियो के लास्ट में भी कुछ टाइम के लिए आप लोगों को दिखाने का काम करूंगी। जो ये पॉइंट्स बनाए, ये पॉइंट्स अगर आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे, लिख लोगे नोटबुक में, तो आप हर तरह के वर्चस्व को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि यही वर्चस्व आपको 4 मार्क्स में भी आता है, यही वर्चस्व आपको 6 मार्क्स में भी आता है। क्वेश्चन आता है तब या तो तीनों तरह के वर्चस्व को एक साथ 6 मार्क्स में पूछ लेता है एग्जामिनर, या फिर पर्टिकुलर किसी एक वर्चस्व को उठाकर उससे रिलेटेड 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा सैन्य वर्चस्व से, ठीक है। यानी सेना का वर्चस्व कैसा है, किस तरह का है। तो सबसे पहले जब हम सैन्य वर्चस्व को डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हेगेमनी शब्द को बताएंगे, ठीक है। हेगेमनी शब्द यानी वर्चस्व की शुरुआत होती है हमारे एथेंस के राजाओं से। सबसे पहले वर्चस्व शब्द का इस्तेमाल एथेंस के राजाओं के लिए किया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि इनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, ठीक है। यूनान के थे ये इतने बेजोड़ ताकत रखते थे बेटा, जिन्होंने संपूर्ण तरीके से पूरे विश्व पर अपनी धाक जमा के रखी हुई थी, ठीक है। इसके यानी हेगेमनी शब्द को डिफाइन करने के बाद अमेरिकी सेना बेजोड़ और अनूठी है, इसे डिफाइन करना है। जो अमेरिकी सेना बेजोड़ है, बेजोड़ का मीनिंग होगा बेटा कि जो अमेरिकी सेना है उस पर इतना ज्यादा खर्चा करती है अमेरिका की सरकार कि 12 देश साथ मिलकर भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अनूठी है, अनूठी का मीनिंग होगा बिल्कुल अलग। अनूठी इसलिए क्योंकि बेटा ये जो आप लोगों की अमेरिकी सेना है, इसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपने एक रूम में बैठकर अपने जो दुश्मन है उसको अपने घर में बैठे बैठे वहां पर पंगु बना सकता है। पंगु शब्द का इस्तेमाल कर रखा है बुक में। पंगु का मीनिंग होता है विकलांग, ठीक है। यानी कि वो अपने घर में बैठा बैठा अपने दुश्मन की सारी हिम्मत को तोड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद वही जो अभी बात की कि विश्व के अगर 12 ताकतवर देशों के खर्चे को मिला ले, विश्व के 12 से ज्यादा देश हैं, जो ये 12 देश मिलकर जितना खर्चा करते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्चा अकेला अमेरिका अपनी सेना पर रखते हैं, ठीक है। इस कारण भी जब खर्चा ज्यादा होगा इसका मतलब उसको ज्यादा सुविधाएं, ज्यादा प्रौद्योगिकी या फिर ज्यादा आधुनिकता प्रदान की जा रही है, इसलिए तो ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। इसके बाद है बेटा तुम्हारा रक्षा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी।
यानी जो रक्षा अनुसंधान है अमेरिका का, वो पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाया हुआ है। यानी आए दिन सेना के लिए नई नई प्रौद्योगिकी खोज की जाती है, प्रौद्योगिकी का इन्वेंशन किया जाता है, ठीक है, ताकि ये जो आप लोगों की अमेरिकी सेना है रोज और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा ताकतवर और आधुनिकता से भरी हुई बने, ठीक है। यानी कि अमेरिका अपनी सेना को प्रौद्योगिकी देने पे काफी खर्चा करता है। ओके, इसके बाद बेटा साम्राज्यवादी ताकत के सभी गुण मौजूद है तुम्हारे अमेरिकी सेना में, ठीक है। साम्राज्यवादी शक्ति ताकत उसके 4 बताए गए हैं तुम्हारे इस बुक में, 4 के 4 हैं, जीतना, अपरोध करना, दंड देना और कानून व्यवस्था बहाल करना, ठीक है। यानी ये 4 गुण बताए हैं साम्राज्यवादी ताकत किसी भी देश के। अगर वो साम्राज्यवादी है, अगर वो किसी दूसरे देश पर कंट्रोल करने में सक्षम है, तो उसके पास ये चारों के चारों गुण तो मिलेंगे ही, ये माना जाता है, ठीक है। अब अमेरिका के पास 4 है, लेकिन कहीं कहीं वो एक गुण से चूक जाता है। अमेरिका में जीतने की भरपूर मंशा है, ये किसी भी देश पर आसानी से आक्रमण करता है और उसको जीत भी लेता है, ये क्षमता है उसमें। अपरोध करने की क्षमता भी है, यानी बिना युद्ध किए भी वो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा, दंड देना, उसके पास इतनी पावर है कि अगर प्रॉब्लम किसी विश्व में किसी भी देश की वजह से हुई है तो वो दंड देने का काम कर सकता है, इतनी क्षमता है, जैसे वो चाइना के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। और कानून व्यवस्था बहाल करना, बेटा करता तो ये काम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले में वो एक आध जगह चुका भी है, जैसे कि वियतनाम में, जैसे कि इराक में, जहां पर वो कानून व्यवस्था बहाल करने में सक्षम नहीं हो पाया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने इसका विरोध किया, वहां की जनता इसके खिलाफ डटी रही जब तक कि अमेरिका खुद वापस अपने देश नहीं आ लिया, ठीक है बेटा। ये तो था आपका सैन्य वर्चस्व। इसके बाद है कि जो अमेरिका है वो ढांचागत या आर्थिक रूप से भी पूरे विश्व पर राज करता है। कैसे? इसमें जब हम शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट होगा सार्वजनिक वस्तुओं की पहुंच होना, सार्वजनिक वस्तुओं की। सीधी सी बात है बेटा, सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच बनाने के लिए कामयाब काम करता है अमेरिका। इसको मैं 2 एंगल से पढ़ाती हूँ। एक तो ये कि अमेरिका की वस्तुएं विश्व के कोने कोने में मिलती है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कहीं पर थोड़ी सी शॉर्टेज हो भी जाए तो इतनी सफाई से उसको पूरा किया जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कभी शॉर्टेज हुई भी थी। यानी इतना सक्षम है ये कि बेहद जल्दी अपने कमियों को पूरा करने का काम कर लेता है। दूसरा, इसमें सार्वजनिक वस्तुओं में एक और चीज पढ़ाते बेटा कि विभिन्न देशों की सार्वजनिक चीजें, सड़कें, साफ हवा है, इन सब के लिए अमेरिका बेहद बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करता है। यानी अपने ऊपर नहीं बल्कि दूसरे विकासशील या अल्प विकसित देशों के लिए सार्वजनिक वस्तुएं पहुंचाने का काम भी वो करता है, ठीक है। जैसे कोरोना काल में अब उसने भारत को 1000 वेंटिलेटर दान करने की बात कही है, ठीक है। सक्षम है इसीलिए दान कर रहे हैं, ओके। इसके बाद बेटा SLOCS, इस पर अमेरिका का वर्चस्व है। SLOCS कौन सा हिस्सा है? जो समुद्री पार्ट है सारा। हमारे पूरे विश्व में अमेरिका एक ऐसा अकेला देश है जो सारे महासागरों पर राज करता है, ठीक है। सारे महासागरों पर राज करता है। पहले ये राज ब्रिटेन किया करता, लेकिन 1945 के बाद आपका अमेरिका ये सारे काम करता है। समुद्र में जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, विभिन्न तरह की जो प्रॉब्लम्स है, हर चीज के लिए अमेरिका ही आगे आता है और देशों को ये यहाँ से सुविधाएं भी प्रदान करता है, ठीक है, सेवाएं भी देता है। इसके बाद बेटा तुम्हारा इंटरनेट आता है। इंटरनेट की सुविधा अमेरिका की ही देन है, आप लोगों को पता होगा। आपने www जगत जोड़ता जाल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसकी शुरुआत भी अमेरिका से हुई है।
ठीक, आपका अमेरिका में जो इंटरनेट की शुरुआत थी सबसे पहले वो सेना के इस्तेमाल के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे इंटरनेट को तकरीबन हर क्षेत्र में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट अब तुम्हारे सामने है। ठीक है, इंटरनेट हर जगह इस्तेमाल हो। ओके, इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि स्थान भी अमेरिका का ही है। भाई अगर हम पूरे विश्व के व्यापार की बात करें तो पूरे के पूरे विश्व में आप लोगों के 28% का योगदान अकेले अमेरिका का है। ठीक है, और अगर पूरे स्ट्रक्चर में से हटा दे, पूरे स्ट्रक्चर में से अगर हम यूरोपीय संघ को हटा दे तो भी 15% यानी 15% योगदान फिर भी आपके अमेरिका का ही है। ठीक है, यानी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यापार के क्षेत्र में अमेरिका ही है। ओके, इसके बाद बेटा तुम्हारा विश्व बैंक और IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये इसमें अमेरिका का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है इसमें, ताकि दूसरे देशों के लिए भी काम हो सके। और वही बात है भाई, अगर पैसा ज्यादा देता है तो इसमें मान्य भी इसकी ज्यादा जाएगी। ठीक है, इसकी चलती भी ज्यादा है IMF में भी और वर्ल्ड बैंक में भी। इसके बाद बेटा MBA आता है। MBA जो आप लोग पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो MBA का कोर्स करते हैं 12th के बाद। ठीक है, MBA मास्टर डिग्री है बेटा ये आप लोगों की बिजनेस की, जिसकी शुरुआत अमेरिका से ही मानी जाती है। ठीक है, 1881 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, इसमें वाल्टन स्कूल की स्थापना अमेरिका ने ही की थी सबसे पहले। 1900 में, पूरे 1900 में MBA को लेकर सिलेबस तैयार भी उसी ने किया, और 1900 से लेकर 1950 तक अमेरिका सभी और देशों से 50 साल आगे चलता रहा बिजनेस के क्षेत्र में। 1950 के बाद उसने MBA को विश्व के अलग देशों तक पहुंचाया। यानी यहाँ पर भी तो मानो कि बिजनेस के क्षेत्र में भी अमेरिका सबसे आगे रहा है। ठीक है बेटा, अब तीसरा क्वेश्चन इसका सांस्कृतिक वर्चस्व अमेरिका का। शब्द से ही पता लग गया, सांस्कृतिक ओढ़ने में, पहनने में, खान पान में, इन सब में जो हमारा वर्चस्व है वो सांस्कृतिक वर्चस्व कहलाता है। सबसे पहली बात जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो सांस्कृतिक प्रभुत्व सहमति गढ़ने से बिल्कुल है भाई। अगर किसी भी संस्कृति का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो वो सिर्फ इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि वो प्रभाव पड़े, वो अपने आप आकर नहीं पड़ रहा। अगर हम चाहते हैं कि हम आधुनिक विचारधारा अपनाएं तो हम चाहते हैं तभी हम उस संस्कृति को अपना रहे हैं। वो संस्कृति जबरदस्ती आके हम पे नहीं थोपी जा रही है। तो सांस्कृतिक वर्चस्व का सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि जब किसी भी संस्कृति के साथ सहमति गढ़ दी जाती है वो संस्कृति तभी आपके ऊपर प्रभावकारी साबित होती है। ठीक है, इसके बाद है आचार व्यवहार में आधुनिकता आती है। बिल्कुल भाई, क्योंकि हम लोग अपने व्यवहार में, अपने बातचीत के तौर तरीकों में, अपने विचारों में, इन सब में आधुनिकता चाहते हैं, जिसके कारण हम आसानी से पश्चिमी सभ्यता को आसानी से अपना लेते हैं। ठीक है, यही अमेरिका की जीत है। ओके, हमारे समाज में इतने सारे व्यवहार बदले हैं, हमारे समाज में इतनी सारी विचारधाराएं बदली है, वो सब सिर्फ इसलिए कि हमने चाही वे बदले, हमने उसे इस्तेमाल किया इसीलिए वो बदली। ठीक है, इसके बाद है अमेरिकी संस्कृति का लुभावना होना। बिल्कुल करेक्ट बात कह रहे भाई, अमेरिकी संस्कृति सबको लुभावनी लगती है, इसीलिए हम लोग जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर लड़का बाल कटवा रहा है, साइड से सारा गंजा हो गया रहा है, यहाँ बाल रख रहा है, तो भाई ये इंडियन संस्कृति की तो नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके के बाल अगर टेलीविजन पे देखे, किसी एक हीरो ने करा लिए या फिर किसी एक व्यक्ति को ऐसे को देख लिया तो इस तरीके से करा के घूम रहा है तो बड़ा सुंदर लगा भाई। अगले दिन वो भी नाई के बैठेगा और कहेगा भाई मेरे इस तरीके से बाल काट दो। नाई भी बड़ा खुश होगा, जहाँ 30 रुपए में बाल काटता था उसके 80 रुपए लेने के लिए वो 80 ले लेगा, वो खुशी से दे आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें वो लुभावनी लगी, इसलिए हमने उसको अपनाया। ओके, इसके बाद
पहनावे और खान पान में तो बदलाव आया ही आया है बेटा। हम लोगों की संस्कृति, आप लोग, हम लोग सभी को पता है, हमारी संस्कृति में बहुत सुंदर तरीके से साड़ियां हमारी संस्कृति है, सूट सलवार हमारी संस्कृति है, ठीक है। लेकिन हम लोग इन सब को छोड़कर पैंट शर्ट टॉप और वो भी पता नहीं किस किस किस्म के, ठीक है, इनकी तरफ भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग पश्चिमी सभ्यता, अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, वहां के लोग हमें पहने हुए दिखाई देते हैं तो हमें वो अच्छे लगते हैं, तो हम भी वैसा ही होना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा जो यूएसएसआर है, ये किसी भी एंगल से अमेरिका से कहीं पीछे नहीं रहा 1945 से लेकर 1991 तक, ठीक है। लेकिन बस एक ही क्षेत्र था जिसमें यूएसए ने यूएसएसआर को, सोवियत संघ को पछाड़ दिया, और वो था सांस्कृतिक वर्चस्व, ठीक है। ये इसीलिए बोल रही हूं बेटा मैं, क्योंकि 101% आप लोगों की जो पश्चिमी संस्कृति है ये वाकई में लुभावनी है, ये वाकई में हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और हम लोग बहुत जल्दी इसके आदी भी हो जाते हैं, ठीक है। आई होप बेटा बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट के लिए एक बार फिर ब्लैक बोर्ड को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन पूछना। ओके।